This call is now being recorded. हम लोगों ने अध्यापन विधियों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। टीचिंग मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, सिद्धांत। एक क्वेश्चन इसी बीच में शुरू कर लेते हैं, उससे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के मुताबिक शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, कौन से नहीं है, वो आपको पहले इसमें से चुनना है। और जो कारक हैं उसका नीचे कूट दिया हुआ है, वो सही लगाना। 6 और 5 ऑप्शन दिए गए। शिक्षक की आर्थिक स्थिति, विषय वस्तु, पूर्व पृष्ठ वस्तु, प्रीवियस बैकग्राउंड, सुविधाएं, शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग बताइएगा। बी सी ई। बी सी डी। बी सी डी। बी सी डी। विषय वस्तु देखा था, पहले की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड देखा था, छात्रों का अनुभव भी उसी में था। अध्यापक, उसके बाद सुविधाएं और वैज्ञानिक सिद्धांत। अब देखिए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति उसमें कहीं था? नहीं था। विषय वस्तु था। पूर्व पृष्ठ वस्तु यानी प्रीवियस बैकग्राउंड, ये था। सुविधाएं, यस सर। यस सर। यस सर। सुविधाएं देखिए है, तो ऑप्शन हो गया ना, ई तो आएगा ही नहीं। ऊपर ही आपका ऑप्शन बी, सी और डी आ रहा है, तो बी सी डी, बी सी डी ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये क्वेश्चन जब पहले दिन क्लास हो रही थी तो आप में से किसी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन सर कराया गया था 2023 के पीवाईक्यू में, तो क्या होगा सही आंसर। तो देख लेना आपने, बी सी डी ये सही आंसर होगा। पीवाईक्यू हम इसका अलग से भी कराएंगे, बना के रखा हुआ है, उसी में से मैंने क्वेश्चन निकाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग योग अभ्यासों की अध्यापन विधि में आगे बढ़ेंगे, तो क्लास मैनेजमेंट में आएंगे, यानी कक्षा प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक क्या कहती है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी विषय वस्तु को जब आप या कोई शिक्षक प्रस्तुत कर रहा होता है तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उस समस्या को किस तरह से उससे निपटा जाए, कैसे क्लास को व्यवस्थित किया जाए, तो ये चीजें मैनेजमेंट पर, या तो जो जिस कॉलेज में है उसके मैनेजमेंट पर, या कई बार शिक्षक पर ये निर्भर करता है, क्योंकि शिक्षक भी पढ़ाने के साथ साथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनकी, क्लास में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। तो योगाभ्यासों की जो अध्यापन विधि पुस्तक है उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले, चूंकि आप योग के शिक्षक हैं, तो सबसे पहले जो योग के स्टूडेंट्स हैं, योग के साधक हैं, उनका अलग अलग ग्रुप बना लीजिए। ये मैनेजमेंट में आसानी होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं किसी को कि आप मयूरासन लगाएं, आप मयूरासन बताने जा रहे हैं, सपोज कीजिए। अब आपको पता ही नहीं है कि कौन से स्टूडेंट हैं जो पहले से योग में दक्ष हैं, और उनको अगर हम कहेंगे कि आप मयूरासन लगाएं तो उनको दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से कर लेंगे। और जिन्होंने कभी किया ही नहीं है योग, उनको कहें डायरेक्ट कि आज मयूरासन लगाते हैं, तो उनको, उनके लिए दिक्कत वाली बात भी होगी, और ये अच्छा भी नहीं होगा योग के सिद्धांतों के हिसाब से। हम सीधे एडवांस आसन पर आ जाएं तो शिक्षक को दिक्कत होगी। तो शिक्षक कैसे मैनेज करे, तो वो क्या करेंगे, इस पुस्तक के मुताबिक कहा गया है, पहले आप छात्रों को, योग साधकों को ग्रुप में बांटिए। यहाँ 4 तरह के ग्रुप बताए गए हैं कि 4 तरह के, सब कई तरह के ग्रुप हो सकते हैं, एक ग्रुप में भी कई ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया कहा गया है 4 ग्रुप में आप बांट सकते हैं। कौन से 4 ग्रुप में बताए गए हैं? पहला कहा गया प्रारंभिक छात्र। आप कह दें कि ऐसे छात्र एक तरफ बैठ जाएं, पहली रो में बैठ जाएं,
जो कि कभी जिन्होंने योग नहीं किया है या योग के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं, रेगुलर अभ्यासी नहीं है, उनको कहा गया प्रारंभिक छात्र की श्रेणी में रखें। एक ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप आपने का जो अनुभवी है, पहले से योग किए हुए हैं, रेगुलर अभ्यासी हैं, वो अलग दूसरे रो में बैठ जाए, उनकी कैटेगरी आपने अलग कर दी। फिर आपने का जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, विद्यालय के स्कूल के छात्र हैं, और विद्यालय छात्र की एक अपनी सीमा होती है उम्र की, वो कहा गया है इस पुस्तक के मुताबिक 6 साल से 18 साल की जो आयु वर्ग वाले होते हैं, उनको स्कूल गोइंग वाले श्रेणी में रखा जाता है, यानी विद्यालयी छात्र की श्रेणी में रखा जाता है। ये एज भी ध्यान रखिएगा, 6 से 18 वाले। और चौथा जो है, विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्र या साधक। विशेष ध्यान दिए, यहाँ छात्र से तात्पर्य स्कूल गोइंग से नहीं है, छात्र से यहाँ तात्पर्य टीचर के लिए तो सभी छात्र होते हैं, तो आप कह सकते हैं विशेष ध्यान दिए जाने योग्य जो योग साधक है, उनकी बात की जा रही है। अब कैसे प्रारंभिक छात्र में कौन कौन से आते हैं, एक बार डिटेल देख लेते हैं। प्रारंभिक छात्र वाले में सभी एज ग्रुप के हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हों, लेकिन वो पहली बार अगर योग कर रहे हैं तो प्रारंभिक छात्र श्रेणी में आएंगे, चाहे वो सेक्सुअली भी अलग अलग हो, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे एज में अलग अलग एज ग्रुप के हो, युवा हो वृद्ध हो चाहे प्रौढ़ हो, ऐसे ग्रुप में शामिल जो वो लोग होंगे, चाहे किसी भी सेक्स के किसी भी उम्र के हों, जो पहली बार योग से परिचित होने जा रहे हैं, उन्हें योग का सामान्य परिचय भी नहीं पता है, योग के डिसिप्लिन की भी जानकारी नहीं है, योग की क्या पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसकी भी जानकारी नहीं है, तो उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मोरारजी देसाई योग संस्थान में जाएंगे, आपने उनके फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया, तो फाउंडेशन मतलब बहुत बेसिक कोर्स है, और उसमें हर एज ग्रुप के लोग स्त्री पुरुष सभी होते हैं, लेकिन वो बेसिक्स वाले होते हैं, उसमें कोई अनुभवी आपको नहीं मिलेगा, अनुभवी वहां जाएगा ही क्यों। अब दूसरा जो ग्रुप बनाया गया है वो है अनुभवी का। इस ग्रुप में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें पहले से योग का अनुभव हो, और अब वो योग को और बढ़ाना चाहते हैं और व्यापक गहन अध्ययन करना चाहते हैं, अपने आप को और साधना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दूसरी कैटेगरी में उसको बांट लेंगे प्रारंभिक अनुभवी छात्र वाले में। तीसरा है विद्यालय छात्र, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उसका उम्र बताया गया है इस पुस्तक में 6 से 18 साल। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक विद्यालय जाने वाले छात्रों की उम्र को कितना कितना माना गया है, तो 6 से 18 साल। तो हमें योग शिक्षकों को ये पता होना चाहिए कि 6 से 18 साल वाले जो हैं स्कूल गोइंग की श्रेणी में आते हैं। और कहा गया है कि ये समाज का सबसे बड़ा भाग होता है, और इनको अलग इसलिए भी रखते हैं इस बच्चों को कि उम्र और प्रकृति के हिसाब से उनको योग, उनके लिए योग अलग होता है बच्चों के लिए। क्योंकि जनरली आप देखोगे उनको ऐसे कराया जाता है बहुत सिंपल सिंपल, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं, हमारे आपके भी बच्चे हैं, कई बार उनका पेट साफ नहीं होता, और ज्यादातर बच्चा रोज पेट साफ होता हो तभी स्कूल जाता हो ये जरूरी नहीं है, तो उनके लिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है कौन से आसन कराएं। बहुत सारे बच्चे सुबह नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, उनका ध्यान देना पड़ता है। बहरहाल इसमें लंबा जाएंगे तो और भी डिटेल बढ़ जाएगी। चौथी श्रेणी जो बांटने के लिए कही गई है क्लासरूम मैनेजमेंट में, जो विशेष ध्यान दिए जाने योग्य जो योग साधक हैं, उनकी अलग श्रेणी बना ले। इसमें ऐसे लोग हो सकते हैं विशेष ध्यान देखिए, अब तीनों श्रेणी तो आपका हो गया, चौथा श्रेणी इन तीनों में से आप बना सकते हैं। जैसे बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप बना सकते हैं, बूढ़े हैं बूढ़े लोगों का बुजुर्गों का अलग ग्रुप बना सकते हैं, कह सकते हैं कि महिलाएं अलग बैठ जाएं, पुरुष अलग बैठ जाएं, या फिर आप कह सकते हैं जिनको डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो अलग बैठ जाएं, जो हाई बीपी वाले हैं वो इस तरफ को आ जाएं।
ये इन तीनों के अलावे है, प्रारंभिक, अनुभवी और विद्यालय के अलावे इस कैटेगरी के हिसाब से भी आप लोगों को बांट सकते हैं। वो इन तीनों से सम्मिलित हो सकता है, या कह सकते हैं जो दिव्यांग हैं वो एक तरफ को आ जाएं, या अलग स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जैसे कि हमने कहा डायबिटीज है बीपी है, वो अलग आ जाएं, उनके ऊपर अलग से ध्यान देने की जरूरत होती है। इस तरह से 4 कैटेगरी क्लासरूम मैनेजमेंट में। अब आपके सामने क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक क्लासरूम मैनेजमेंट के दौरान छात्रों को कितने भाग में अलग अलग बांटना चाहिए। तो 4 भाग हमारा हो गया। अभी माइक बंद है तो एक बार ऐसे आंखें बंद करके महसूस कर लीजिए। पहली कैटेगरी क्या थी? प्रारंभिक छात्रों की कैटेगरी थी। दूसरी क्या थी? अनुभवी छात्रों की। दो तो सिंपल हो गया, एक जो कुछ नहीं जानते हैं और एक जो जानते हैं, तो प्रारंभिक हो गया। दूसरे आपके अनुभवी हो गए। और तीसरे में कहा गया जो स्कूल गोइंग वाले हैं, जो विद्यालयी छात्र हैं, उनकी कैटेगरी। और चौथा है कि जो तीनों में से मिला करके अब हम छांट करके बनाएंगे विशेष ध्यान दिए जाने योग्य स्टूडेंट्स की कैटेगरी। तो इस तरह से 4 कैटेगरी हो गया। अब हम आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में दिक्कत और कहाँ आती है। कई बार कक्षा में आप बैठ गए, आप पढ़ाना आपने शुरू किया या योग का अभ्यास शुरू किया, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि समस्या बन जाते हैं, बहुत बोलते हैं, आपके मना करने पर भी नहीं रुकते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। उनसे कैसे निपटा जाए, उसके बारे में ये पुस्तक क्या कहता है, ये देखिए। कि कोई छात्र समस्या उत्पन्न कर रहा है, तुमसे कैसे निपटा जाए। कहते हैं वाचार और अलग अलग तरीकों से क्लास में समस्या उत्पन्न करने वाले छात्रों के साथ व्यवहार भी अलग अलग होना चाहिए। जो छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। जो छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई से कुछ क्षणों तक रोकना है और अध्यापक को अपनी ओर खींचना है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि राम नाम का एक छात्र है जो कि क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब पैदा कर रहा है, तो हमें उनका नाम लेकर के, जैसे उनका नाम 40 लोगों की क्लास में हम नाम लेंगे, राम है, मोहन है, श्याम है, अफरोज है, जो भी है, जैसे हमने उनका नाम लिया तो वो थोड़ी देर के लिए सकपका जाता है कि 40 लोगों में मेरा ही नाम क्यों लिया जा रहा है। तो पहले तो तरीका है, ये साइकोलॉजिकल तरीका है, हमने उसका जैसे ही नाम लिया और उसको बोला और कैसे हो, अच्छा बताओ, पीछे जो हमने 10 मिनट में पढ़ाया उसमें से कोई सवाल उससे पूछ दिया, तो अब वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, अब वो बदमाशी नहीं करेगा। फिर चूंकि उसका ध्यान पढ़ने में था नहीं तो वो जवाब दे नहीं पाएगा। हमने अपनी तरफ खींचा, फिर उससे सवाल पूछा तो अब वो सब शक पका जाएगा। शक पकाएगा तो हमें मौका मिल जाएगा कि जवाब नहीं दे रहा है ये, तो हम उससे ये कहेंगे, यानी शिक्षक ये कहेगा कि देखो पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद तो तुम पढ़ नहीं रहे हो जो हमने पढ़ाया, और तुम जो बदमाशी कर रहे हो या तुम जो बोल रहे हो वो अनैतिक है, उससे दूसरे बच्चों का भी ध्यान भटक रहा है, उनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इतना कह के उनको छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद और क्या, ये एक तरीका बताया गया। दूसरा तरीका क्या बताया गया है कि या तो आप शिक्षक को ले कि नहीं, या तो मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसकी वजह से ज्यादा बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, वो ध्यान भटकाने की दूसरों की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि या फिर दूसरा तरीका ये है कि शिक्षक को जो कार्य उस दौरान शिक्षक कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए और दूसरा कार्य शुरू कर देना चाहिए। यानी अगर थ्योरी पेपर पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर थ्योरी पेपर वो बंद करके कहना चाहिए चलो जो थ्योरी पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल तुमको करके दिखाता हूँ, या किसी को डेमो क्लास में ले आए, या कुछ और ऐसा चीज जो क्रिएटिव है, थोड़ी देर ध्यान हटाने के लिए उससे दूसरी चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पर। उसके बाद क्या कहा गया है कि हमने इतना किया, उसके बावजूद कोई छात्र रुक नहीं रहा है, फिर भी डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, बाधा बन रहा है,
जानबूझकर बातें कर रहा है, दूसरों को और डिस्टर्ब कर रहा है, उसको भी इन्वॉल्व कर रहा है बात कर, तब तरीका क्या है कि उस छात्र को उठा करके अलग जगह पे बिठा दीजिए। दो छात्र बात कर रहे हैं, दोनों को, एक को उठा के आगे बिठा दीजिए, एक को दूसरी तरफ बिठा दीजिए, दोनों की जोड़ी टूट गई। एक तरीका ये है। दोनों की जोड़ी टूट गई तो उसमें क्या होगा, अब नए लोगों से उसको घुल मिल करके फिर बदमाशी क्लास को डिस्टर्ब करने में समय लगेगा। तो एक तरीका ये हो गया। अब कहते हैं कि अगर ये भी एक चेतावनी हुई कि आपको इसलिए अलग बिठाया जा रहा है क्योंकि आप बातें कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, चेतावनी हो गई, पहले भी चेतावनी दे चुके हैं अलग तरीके से। अब कह रहे हैं कि चेतावनी देने के बाद भी, अलग बिठाने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, फिर भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो कहते हैं तब ऐसा कीजिए, उस छात्र को कुछ समय के लिए क्लास से बाहर निकाल दीजिए कि आप क्लास से बाहर जाइए, आपको सजा दी जा रही है क्योंकि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं। उनको क्लास से बाहर निकाल दीजिए। अब फिर क्या करेंगे? क्लास से क्या पूरे समय के लिए बाहर निकाल देंगे? तो योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक नहीं, कुछ समय के लिए ही बाहर निकालेंगे। कुछ समय होने के बाद निकाले हुए छात्र को वापस बुला लेंगे, और वापस बुलाने के बाद एक चेतावनी ये देंगे कि देखो, कुछ समय के लिए बाहर निकाला, अपना व्यवहार सुधारो और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे, ताकि आपका भी भविष्य उज्जवल हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब ना हो। फिर उनको वापस बुला लेंगे। ये इसमें बताया गया है, इतना तो हम कॉमन है ये, और ये हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी हमने देखा होगा, हमारे शिक्षक ऐसी विधियां अपनाते रहे हैं, हम इससे रूबरू होते रहे। और चीजें क्या बताई गई हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट सही से चले, उसका साइकोलॉजिकल देखिए कितना अच्छा बताया गया है। कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो आपके रिश्तेदारी में होंगे, या आपके पड़ोस में रहते होंगे, या किसी न किसी के मार्फत आपको जानते होंगे। तो ऐसे परिचित छात्रों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनसे संपर्क टालना चाहिए। ये नहीं कि वो आपसे बड़ा फ्रेंडली हो जाए, ये गलत है। जो परिचित छात्र हैं उससे ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। किसको? छात्र को, स्टूडेंट से। उसके बाद कहा गया है आगे भी, बाकी छात्रों से भी टीचर को मित्रता तो रखनी चाहिए, लेकिन मित्रता एक दायरे में होनी चाहिए कि आप टीचर वाले मित्रता, कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में कहाँ दिक्कत आ रही वो बताओ, बच्चे आप अभ्यास घर पे करो, इतना ही। दूसरे तरह की मित्रता नहीं करनी चाहिए, दायरे से बाहर वाली मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं मित्रता तो रखें, लेकिन उसे अपना सम्मान बनाए रखते हुए एक सामाजिक अंतर रखना आवश्यक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए आप छात्रों के अध्यापक हैं। जैसे कि अब ये पढ़ करके फिर एग्जाम्पल देता हूँ। उसके अलावे ये भी कहा गया, किसी भी छात्र के प्रति मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई छात्र क्लास में बदमाशी कर रहा है, अब उससे दुश्मनी मोल ले लिया, उससे मनमुटाव ले लिया, ये भी गलत है। शिक्षक का सोचिए कितना बड़ा नैतिकता, कितना उच्च स्तर का होना चाहिए। अगला है क्लासरूम मैनेजमेंट में हमने दो चीजें देखी। एक हमने देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट में कि कैसे ग्रुप में बांटे छात्रों को। फिर हमने देखा कि जब कोई छात्र डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे कैसे निपटें। अब तीसरा हम देखेंगे कि क्लास में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इससे संबंधित भी सवाल आता है। तो कहते हैं क्लास में बैठने की अलग अलग व्यवस्था होती है। कई बार तो आजकल अगर थियरी पेपर आप पढ़ा रहे हैं, उसमें जिस तरीके से स्टूडेंट की संख्या है, जैसे मैनेजमेंट ने टेबल कुर्सी रखी हुई है वैसे ही बैठेगा। तो वो टेबल कुर्सी वाला जो व्यवस्था होता है, पंक्तियों में ही बैठते हैं। तो उसके अलावे भी चूंकि योग से संबंधित है, तो कई बार क्या होता है, हम खुले मैदान में बैठते हैं, या बड़ा सा हॉल होता है, नीचे मैट्स बिछे होते हैं। आजकल यूनिवर्सल मैट्स आ गए जो पूरे कमरे में बिछे होते हैं। उसमें हमें खुद ही, अगर टीचर को ही अगर डिसाइड करना है कि कैसे बिठाना है बच्चों को, तो उसमें कैसे पंक्तियों में आप बिठा सकते हैं, अर्धचंद्राकार बिठा सकते हैं, या
छोटे गोले बनाकर बिठा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि छात्रों की संख्या कितनी है। उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन से व्यवस्था बनाई जाए। जैसे कि अगर छात्रों की संख्या बहुत ही कम है तो अर्धचंद्राकार बनाएंगे। तो ये आता है जब छात्रों की संख्या बहुत कम हो तो कौन सी व्यवस्था बनाएंगे, अर्धचंद्राकार बनाएंगे। और अगर थोड़े से संख्या ज्यादा हो, मीडियम में है, तो गोलाकार बना लेंगे। और संख्या ज्यादा है तो पंक्तियों में बिठाएंगे। तीन हो गया ना, संख्या ज्यादा है, मीडियम है, बहुत कम है। पंक्तियां ज्यादा ज्यादा संख्या है पंक्ति में, मीडियम वालों के लिए गोलाकार बना लेंगे। बहुत कम छात्र हैं तो अर्धचंद्राकार, ये ध्यान रखिएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट VVI हमने लिखा हुआ है, इससे संबंधित सवाल कई बार आए हुए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि हर एक योग छात्र को अभ्यास के लिए कितना स्थान चाहिए। एक योग छात्र है, वो आया आपके पास, आपने कहा मैट बिछाओ, तो आपके जो दूसरा छात्र है उसी के बगल में बिठा देंगे या उसको थोड़ा हटाकर बिठाएंगे। तो आप ये कैलकुलेट कैसे करोगे कि एक छात्र को कितना स्पेस चाहिए, क्योंकि हाथ भी फैलाएगा, पाँव भी फैला सकता है योगाभ्यास के दौरान। तो ये फिक्स किया गया है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में, 40 वर्ग फीट स्थान चाहिए। यानी क्षेत्रफल अगर के एरिया के हिसाब से 40 वर्ग फीट। ये मनीमन 2 से 4 बार बोल जाइए। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक छात्र को योग करने के लिए कितना स्थान चाहिए, 40 वर्ग फीट का स्थान चाहिए, 40 वर्ग फीट का स्थान चाहिए, 40 वर्ग फीट का स्थान चाहिए। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे बढ़, 40 वर्ग फीट का स्थान तो चाहिए, लेकिन क्लासरूम में कहते हैं कैसे बैठना है। तो जमीन अगर हार्ड जमीन पर है, सरफेस पर, तो उस पर पहले दरी बिछा होना चाहिए। आजकल तो मैंने कहा ना यूनिवर्सल मैट आता है, जो क्लासरूम बनाया जाता है, हॉल बनाया जाता है, उसमें नीचे मैट्स ऑलरेडी लगे होते हैं, उसके ऊपर लोग अपना मैट बिछाते हैं, स्टूडेंट बिछाते हैं। तो जमीन पर दरी बिछी होनी चाहिए। अगर नहीं है यूनिवर्सल मैट तो दरी नहीं है, तो जमीन अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। अब उस जमीन पर चाहे दरी बिछी जमीन हो, चाहे यूनिवर्सल मैट हो, चाहे अच्छी तरह साफ जमीन हो, उस पर हर एक छात्र अपनी चटाई या मैट बिछाएंगे। यानी अपनी चटाई या मैट का मतलब योगा मैट जो है आपके पास, योग वाला मैट, वो बिछाएंगे। अब वो योग वाले मैट की भी लंबाई चौड़ाई निर्धारित की गई है, ये नहीं कितना भी बड़ा हो। इस पुस्तक के मुताबिक एक छात्र के लिए जो दरी होनी चाहिए छोटी वाली, उस पर्टिकुलर उस छात्र के लिए, एक छात्र के लिए, या उसका मैट जो होना चाहिए कितना बड़ा होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता। तो ये 3 गुना 6 फीट, यानी कि 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा होना चाहिए। कितना? 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा होना चाहिए। चाहे वो मैट हो, चाहे स्वच्छ कपड़ा हो, कुछ हो जिस पर आप योग करेंगे। अब उसके बाद कहा गया आपने छात्रों को बिठा दिया, जगह दे दी पर्याप्त। अब अध्यापक कहाँ बैठेंगे? ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां से हर छात्र को अच्छी तरह से वो देख पाए और हर छात्र उनको अच्छी तरह से देख पाए। अगर छात्रों की संख्या ज्यादा है तो आप ऊंचाई वाले स्थान पर बैठेंगे। ठीक है, छात्रों की संख्या कम है तो ऊंचाई वाले स्थान पर नहीं भी बैठेंगे तो चलेगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक बनाया हुआ है, देखिए ये है आपके सामने योगा मैट। मान लीजिए एक हॉल है, उसमें हमने एक योग वाली जो आपके बैठने की चादर कहें या योग मैट कहें, वो आपके सामने है। उसकी लंबाई 6 फीट है और उसकी चौड़ाई 3 फीट है। ये हो गया। अब टोटल स्पेस कितना होगा स्टूडेंट का? होगा क्या इतना ही होगा?
6 फीट और 3 फीट, तो टोटल एरिया कितना हो गया? 18 स्क्वायर फीट हो गया। अगर कहे आपसे एग्जाम में ऐसे, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक छात्र के योग आसन की का एरिया कितना होता है, योग आसन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 18 वर्ग फीट हुआ। ये सिर्फ उसके आसन का हो गया। लेकिन अगर वो योग कर रहा है, तो मान लीजिएगा आपने कहा कि आप करें हाथ फैलाने वाला कोई ऐसा आसन, जैसे कि कौन सा कह लें, विपरीत नौकासन मान लीजिए आपने कह दिया, या शलभासन आपने कह दिया। तो दोनों हाथ वो आगे कर रहा है, तो हाथ आगे भी जा रहा है। या आपने कह दिया उसको कि आप मरकट आसन करो, मरकट आसन में भी एक पाँव पर ले जाके दूसरे मरकट आसन का वेरिएशन, तो उसका मैट से तो पाँव बाहर निकलेगा। अब कितना एरिया लेंगे, तो इसको देखिए 3 फीट है ना ये, तो इसमें 1 फीट इधर 1 फीट इधर और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, उतना स्पेस मान के चलते हैं, उतना आएगा। 1 फीट लेफ्ट 1 फीट राइट, तो 1 फीट लेफ्ट 1 फीट राइट किया तो चौड़ाई कितनी हो गई? उस हिसाब से एरिया कुल उसको कितना हुआ? चौड़ाई में 5 फीट हो गया। और लंबाई में जब वो हाथ बाहर निकाल रहा है, तो अगर वो 6 फीट से लंबा कोई है या 6 फीट का आदमी है, हाइट कम है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक आदर्श स्थिति मानते हैं, अगर 6 फीट का है, उसने हाथ लेटे लेटे ऐसे कर दिया सीधा कि सुप्त ताड़ासन कर रहे हैं, तो क्या हो गया? 2 फीट तकरीबन हाथ ऊपर चला जाएगा मैट से। तो 2 फीट लंबाई में भी जोड़ दीजिए, तो 3 फीट में 2 जोड़ा उधर तो 5 फीट हो गया। लंबाई में भी 2 फीट और स्पेस जोड़ दिया तो 8 फीट हो गया। फिर कितना एरिया होगा? अभी तो 18 स्क्वायर फीट हो रहा था, फिर 5 और 8 हो गए तो 40 स्क्वायर फीट स्पेस हो जाएगा। टोटल स्पेस कितना चाहिए? हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, तो 40 स्क्वायर फीट चाहिए, वर्ग फीट चाहिए। देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट किया। पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से, योग मैट का कुल क्षेत्रफल एक छात्र के लिए कितना हुआ? 18 वर्ग फीट हो गया। लेकिन अगर वो योग का अभ्यास कर रहा है, तो उसके मैट के अलावा भी उसके हाथ पहुंच जाएंगे, तो टोटल एरिया कितना होना चाहिए आदर्श स्थिति? तो 6 में 2 फीट और जोड़ दीजिए, 3 में 2 फीट और जोड़ दीजिए, तो 6 2 8, 3 2 5, 8 5 40 वर्ग फीट टोटल स्पेस चाहिए, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग बाद में देखते हैं। यदि छात्र समूह बड़ा हो तो वहां एक मंच का होना आवश्यक है। ये तो मैंने अभी पहले बताया कि अगर छात्र समूह बहुत सारे छात्र हैं, तो अध्यापक अगर उनके समकक्ष में नीचे बैठेंगे, तो आगे वाले को तो दिखेंगे, पीछे वाले को नहीं दिखेंगे। तो उस स्थिति में अध्यापक को थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए, कोई मंच बना करके हो। मंच ऐसा हो जिस पर चहलकदमी भी की जा सके, यानी कि लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उस पर टीचर को अगर थोड़ा आगे पीछे चलना हो तो चल पाए। ये नहीं कि बस 18 स्क्वायर फीट का हुआ तब तो चल ही नहीं पाएंगे ज्यादा। छोटे छात्र समूहों को कैसे बिठाना है? अर्धचंद्राकार बिठाना है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अर्धचंद्राकार में बहुत नजदीक में होते हैं छात्र, और हर छात्र पर टीचर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। हम आगे कहा गया है क्लास मैनेजमेंट में कि कक्षा के लिए हॉल या सभागार जो भी है आपका, वो कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं हॉल या सभागार में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, रोशनदान होना चाहिए, यानी कि रोशनी आने की भी व्यवस्था हो, और वेंटिलेशन हवा का भी उसमें आदान प्रदान होता हो, कि सफोकेशन ना हो छात्रों को, ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी ना आए, कोई छात्र को अभ्यास करते हुए परेशानी ना हो। रोशनी की पूरी व्यवस्था हो, या तो प्राकृतिक रोशनी आता हो, खिड़कियां हो इतनी, या नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी व्यवस्था हो कि हर छात्र को टीचर दिखाई दे और टीचर हर छात्र को देख पाए। दूसरी बात, अभ्यास कक्ष में पूरी तरह शांति हो, यानी हॉल शांत हो। ऐसा नहीं कि बाहर का शोरगुल पहुंचे, ऐसा हॉल है कि बाहर की कोई आवाज हॉल तक ना पहुंचे, शांत बना रहे। अब आते हैं यौगिक अभ्यास के लिए शिक्षक का निर्देश बहुत जरूरी होता है।
जब निर्देश जरूरी है तो निर्देश कैसे दिया जाना चाहिए, इस दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए एक टीचर को, वो देख लीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि निर्देश से पहले सभी छात्रों का ध्यान अब आपके ऊपर है। यानी कि जब आप निर्देश शुरू करने वाले हैं तब सभी छात्र आपके ऊपर ही ध्यान केंद्रित हुए हैं। पहले तो ये व्यवस्था बना लीजिए। ऐसा नहीं कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, आपने निर्देश देना शुरू किया तो छात्रों को 2-4 मिनट तो आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करने में लगेगा, तब तक आपने कई बातें कह दी। तो नहीं, इस बात का ध्यान रखना है कि आपके निर्देश शुरू होने से पूर्व ही सभी छात्रों का ध्यान आप पर आ जाए। सभी छात्र अब शिक्षक की तरफ देख रहे हैं, मन और दृष्टि दोनों है। जब कोई लंबा स्पष्टीकरण देना जरूरी हो तो छात्रों को बिठा करके दें, खड़े करके ना दें। जब छोटा स्पष्टीकरण देने तक खड़े खड़े योग का अभ्यास कर रहे हैं और आपने कुछ 2-4 लाइन बोल दिया, अलग बात है। लेकिन कोई लंबी बातें आपको समझानी है तब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को बिठा देंगे। बिठाएंगे भी कैसे? अब वो 40 स्क्वायर फीट वाला ध्यान नहीं रखना है। अब क्या करना है, अपने पास बिठाना है। स्टूडेंट्स को पास पास बिठा लेना। कहते हैं ना टीचर आ जाओ, पास आ जाओ, सब नजदीक आ जाओ। उसमें बड़ा एक अच्छा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर से एकदम साथ में बहुत पास आकर बैठ रहे हैं। तो ये कहा गया है कि ये कोशिश करे ऐसा ही हो। अब निर्देश आपका कैसा हो, तो कहा गया निर्देश छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा निर्देश नहीं होना चाहिए। निर्देश साफ साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको इतना घुमा के बोल रहे हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को। स्पष्ट होना चाहिए। उसके साथ ही धीमी गति से दिए जाएं। जो निर्देश दिए जा रहे हैं छोटा हो, स्पष्ट हो और धीमी आवाज में दिए जाए। क्योंकि आपने सब स्टूडेंट्स को पास बुला लिया है, पास बुला लिया है तो अब धीमी आवाज में भी बात उन तक पहुंच जाएगी। प्रभावी होता है धीमी आवाज की बात। निर्देश के दौरान जल्दी जल्दी ना बोले। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ तो सुनो ऐसा है कि निर्देश दिया जाना चाहिए और उस दौरान किस बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आओ बच्चों मैं तुमको बताता हूँ। अब इसी बात को ऐसे कहें, आप टीचर बनने वाले हैं, आप अपने स्टूडेंट को कैसे निर्देश देंगे और किन किन बातों का ख्याल रखेंगे वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए, अब जो मैंने कुछ सेकंड पहले जल्दी जल्दी में कहा, जो अभी कहा, दोनों में फर्क है, दोनों का इम्पैक्ट अलग होता है। अब विकास दिव्य कीर्ति जी जब बोलते हैं, देखिए कितना स्पष्ट बोलते हैं, धीमी गति में बोलते हैं और कितना आनंद आता है सुनने में। उसके बाद योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में कहा गया है कि एक समय में सिर्फ एक ही बात का निर्देश दें। ध्यान रहे, जब जरूरी है कि अब समय नहीं है, देना ही है तो अलग बात है, लेकिन आदर्श स्थिति में एक समय में एक ही बात का निर्देश होना चाहिए। 10 बातों का निर्देश देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, दिक्कत। निर्देश के दौरान कहा गया है छात्रों का ध्यान बनाए रखें। और कैसे रखें, उसके लिए क्या करें, शब्दों को बदलते रहें। अब आप शवासन के बारे में या किसी आसन के बारे में कह रहे हैं तो एक आसन के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जो आप फायदे बता रहे हैं वो अलग अलग उसके शब्द हो सकते हैं, उसके साइंटिफिक नेम हो सकते हैं, उसके लोकल नेम हो सकते हैं, उसको देसी भाषा में क्या कहते हैं। तो शब्द आप बदल दें। शब्द बदल देंगे तो रोचकता बनी रहेगी। कहते हैं एक ही अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे कि कोई छात्र एक बार में समझ नहीं पाया, उसने कहा सर ये समझ नहीं पाया, फिर से बता दीजिए। तो दूसरी बार जब आप बता रहे हैं तो अपना वाक्य, अपना सेंटेंस और अपने शब्दों को बदल दें, अब और आसान कर दें, फिर उनको समझाएं। उसके बाद कहा गया यौगिक अभ्यास कराने से पहले जो अभ्यास आप कराने जा रहे हैं उस अभ्यास की पूरी क्रियाविधि स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो दिया गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? 40 वर्ग फीट। 40 वर्ग फीट। 18 वर्ग फीट, 25 वर्ग फीट। ये तो सब लोग 40 वर्ग। ज्योति जी, रिया जी और कई लोगों ने माइक फोन करके भी बोला 40 वर्ग फीट का स्पेशल एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। और कई बार वर्ग फीट को इसको ना गज में चेंज करके भी दे दिया जाता है। क्वेश्चन है, छोटे छात्रों के समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका बेहतर होता है? पंक्तिबद्ध, अर्धचंद्राकार, गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर अर्धचंद्राकार। छोटे समूह के बैठने के लिए। बड़े समूह के बैठने के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? पंक्तिबद्ध, अर्धचंद्राकार, गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बड़ी पंक्ति, बड़ा समूह। पंक्तिबद्ध वाला। अभ्यास के लिए बिछाई गई चटाई पर स्वच्छ कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 3/6। 4 गुना 6, 3 3 गुना 6, 6 वर्ग। 5 गुना 6, 6 गुना 6 वर्ग। 3/6। दूसरा वाला, बहुत बढ़िया। 3 गुना 6 वर्ग फीट, यानी 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। बहुत सुंदर। अगला है, बड़े समूह के लिए शिक्षक के बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? मंच, सामने मंच। योगा मैट, कैसे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं? मंच। नहीं, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, कैसे भी नहीं बैठ सकते, सामने योगा मैट नहीं, मंच होना चाहिए। मंच भी बड़ा होना चाहिए जिस पर चहलकदमी भी कर सकते हैं। सही आंसर। आगे है, कक्षा बाधित करने वाले छात्र बार बार समझाने पर भी ना माने तो क्या करना चाहिए? बार बार समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे, क्लास से बाहर कर दे, पिटाई करनी चाहिए, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, अब उसे नहीं रोकना चाहिए। क्लास से बाहर कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। पहला क्लास से बाहर कर देना चाहिए और फिर बाद में बुला भी लेना चाहिए। वाचाल छात्र को कितनी देर क्लास से बाहर करना चाहिए? थोड़ी देर बाद बुला लेना चाहिए, बुलाने के बाद हिदायत देनी चाहिए। सिर्फ एक सही है, सिर्फ एक और दो, दोनों सही है। एक दो दोनों सही है। आवाज हम लोगों का कहना है चौथा, फोर्थ वाला, एक और दो, दोनों सही है। थोड़ी देर बाद बुला लेना चाहिए, बुलाने के बाद उसे हिदायत देनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में, आज थोड़ा सा समय देर से शुरू हुआ क्योंकि मेरा ईयरफोन नहीं है, मैं आगे घूम के रखता हूँ। आगे हम लोग दृश्य और श्रव्य साधन का क्या इम्पोर्टेंस है पढ़ाने के दौरान, क्यों दृश्य और श्रव्य साधन बहुत महत्व रखता है, उसके बारे में बात करेंगे। योग अध्यापन के साधन और उसके महत्व की चर्चा करेंगे हम लोग।